प्रिया मोहन से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। तभी उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्रिया एक अमीर परिवार से थी, जिस कारण उसकी फैमिली मोहन से प्रिया की शादी करवाने से मना कर देती है। ये सारी सिचुएशन देखते हुए प्रिया मोहन से बोलती है, मोहन, मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली कभी तुमसे मेरी शादी होने देगी और मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारे पास तुम्हारी जॉब है या नहीं, तुम्हारी फैमिली गांव में रहती है या कहाँ रहती है, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। यार ऐसी बातें मत करो। मैं क्या करूं, मैं गरीब हूं तो। हर किसी को अमीर दामाद चाहिए, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब वाला दामाद चाहिए। अरे लोग ये क्यों नहीं देखते कि उनकी बेटी की खुशी कहाँ है। लोगों को पैसा ही अगर देखना है तो पैसे से शादी कर दो ना अपनी बेटी की। पैसे तो साथ मिलकर कमाए जा सकते हैं ना, लेकिन प्यार ऐसी कमाई है जो हर किसी के साथ नहीं कमाया जा सकता। मेरी बात मानो तो शादी कर लेते हैं हम दोनों। उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे घर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे रहना भी तो अपने ही ससुराल में है ना। इस तरह से कुछ दिनों बाद प्रिया मोहन दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। शादी करके मोहन प्रिया को अपने घर ले आता है। मोहन का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी प्रिया मोहन से प्यार करती थी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया की सास विमला प्रिया से बोलती है, अरे प्रिया बहू, शाम को रिश्तेदार आने वाले हैं। आज तेरी पहली रसोई है। लोगों को दिखा दे कि शहर की होने के बाद भी तू कितनी गुनी है। कोई ये ना कहे कि मेरी बहू शहर से है तो बिगड़ी होगी। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। मेरी बहू हर काम में निपुण है। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपको जो बनवाना है आप मुझे बता दो, मैं सब कुछ बनवा कर रेडी कर दूंगी इस समय से। बस बहू, मुझे ना तुझसे यही उम्मीद है। ठीक है भाई जी, अब आप चाहिए, बाकी काका मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ कर लूंगी। प्रिया शाम को सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाती है। सभी रिश्तेदार प्रिया के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और उसे हंसी खुशी शगुन भी देते हैं और अपना बहुत सारा आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मोहन की नौकरी भी लग जाती है। घर की आर्थिक हालत पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। प्रिया के आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया था। इसी वजह से प्रिया की सास प्रिया की नजर उतारते हुए उसे बोलती है, बहू, तू ना मेरे घर की लक्ष्मी है। जब से तेरे पैर मेरे घर में पड़े हैं ना, तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे घर की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन अच्छी हो गई है और हाँ, मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई है। और सच बताऊं बहू, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। तू बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है। आज मैं अपनी लक्ष्मी की नजर उतारूंगी। माँ जी, आप बिना ये सब क्या है, और इस घर की लक्ष्मी तो आप हैं, जो आपने सबको एक साथ अच्छे से संभाल के रखा है और अपने साथ सब लेकर चल रही हैं। लेकिन बेटा, जो सच्चाई है ना वो बदल नहीं सकती। सच में तू बहुत अच्छी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन में जब भी उतार चढ़ाव आएंगे ना, तब तू हमारा हमेशा साथ देगी। हाँ माँ जी। देखते ही देखते कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से मोहन की जॉब चली जाती है। बेचारा मोहन मुंह बनाकर घर आता है। घर आने के बाद पूरे परिवार को पता चलता है कि मोहन की जॉब चली गई है। तभी प्रिया उसे समझाते हुए उससे बोलती है, अरे मोहन, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? पूरा परिवार तुम्हारे साथ है और जिसके साथ परिवार होता है ना, उसे किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परिवार एक साथ मिलकर हर बुरी सिचुएशन को झेल लेता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बहू बिल्कुल ठीक बोल रही है बेटा। नौकरी गई तो क्या हुआ, दूसरी देख लेना। क्या पता कहीं और बात बन जाए। बेचारा मोहन यहाँ वहाँ नौकरी तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया देखती है कि किचन में कुछ बैंगन खराब हो गए हैं। अब वो बैंगन बनाने लायक नहीं थे, इसलिए प्रिया बैंगन को अपने ही घर के खेत में जाकर फेंक देती है। कुछ ही दिनों बाद जब वो बैंगन उगने लगते हैं, प्रिया उन बैंगन को उखाड़ कर घर ले आती है और अपनी सास को दिखाते हुए उनसे बोलती है, माँ जी, ये देखिए बैंगन। मैं सोच रही थी हम सब्जी बेचने का काम शुरू करें। सब्जी हर किसी की जरूरत है। आए दिन हर कोई सब्जी तो खरीदता ही है। मैं सोच रही थी हम सबसे पहले बैंगन की खेती करें और बैंगन के बाद और भी सब्जियों को उगाने का सोचेंगे। धीरे धीरे इसे अपना बिजनेस बना लेंगे।
ये तो बहुत अच्छा आइडिया बहू, लेकिन हम गांव के होने के बाद भी ना हमें खेती करना नहीं आता, और बैंगन कैसे आ गए खेत में, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। उसकी चिंता मत करो माँ जी, कहते हैं ना आजकल सब कुछ पॉसिबल है। इंसान बस करने की चाह रखता हो और अगर चाहे तो सब कुछ होगा। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने मोहन से शादी करने की चाह रखी थी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और आखिर हमारी शादी हुई। ठीक उसी तरह से अब खेती करने का काम शुरू करूंगी और आप और मोहन दोनों बाजार में सब्जियां बेचना। इससे हम अच्छे से अपने घर को चला पाएंगे। कितना सोचती है बहू तू हमारे बारे में, सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब देखकर कि मेरी बहू इतना सोचती है। बहू नहीं बल्कि बेटी मिली है मुझे तो, जो हमारे हर अच्छे बुरे परिस्थिति में हमारा साथ देती है, वरना आजकल के समय में बहुएं ऐसी कहाँ मिलती हैं। माँ जी इन सब बातों का समय नहीं है, बस थोड़े से पैसे लेकर मैं मार्केट से कुछ बीज ले आती हूँ। उन बीजों से बैंगन और भी अलग अलग तरह की सब्जियां उगाना शुरू करती हूँ। उसके बाद हम इस काम को लेकर आगे जाएंगे। प्रिया मार्केट जाती है, वहाँ से वो अलग अलग सब्जियों के बीज लेकर आती है। वो सबसे पहले बैंगन की खेती करती है। बैंगन की खेती करने से प्रिया को आइडिया लग जाता है कि कैसे खेती करते हैं। धीरे धीरे खेती करने में भी वो परफेक्ट हो जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब उसकी खेती रंग लाती है। उसके खेत में बहुत सारे सुंदर सुंदर बैंगन हो जाते हैं। उन बैंगन को निकाल कर धोकर साफ करके वो एक टोकरी में तैयार करके रखती है, जिसके बाद मोहन और उसकी माँ मिलकर बाजार में बैंगन बेचना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। तभी उसकी सास प्रिया से बोलती है, बहू तेरा आइडिया तो काम कर गया, सच में तू बिल्कुल सही कह रही थी। और हाँ, अब और सब्जियां उगाना शुरू कर दे, ये काम बिल्कुल सही है। अब बस माँ जी आप टेंशन मत लो, सब कुछ होगा एक दिन हमारे पास। इस तरह से प्रिया और भी अलग अलग तरह की सब्जियों की खेती करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उनकी खेती भी बहुत अच्छे से होने लगती है। प्रिया पूरी जी जान और मेहनत से उन सब्जियों को धोकर टोकरी में तैयार करके रख दिया करती। दोनों माँ बेटा मिलकर उन सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेचा करते और इस तरह से वो तीनों मिलकर अपने हर अच्छे बुरे परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। नीता को अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। वो दिखने में बहुत सुंदर और गोरी थी, तो वहीं उसकी नंद कोमल जो कि बहुत काली थी। इसलिए नीता आए दिन अपनी नंद का मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नीता को उसकी सास रेनू अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू मैं क्या कह रही थी, हमारी कोमल अब बड़ी हो चुकी है, तो उसकी अब शादी करा देते हैं। अगर तेरी नजर में कोई रिश्ता हो तो जरा मुझे बताना। मैंने यहाँ वहाँ बहुत हाथ पैर मार लिया। माँ जी कैसा रिश्ता आएगा, आपको तो पता है ना कोमल कितनी काली है। हर कोई चाहता है कि उसकी बहू दिखने में सुंदर हो, गोरी हो, और वैसे भी आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आप चाहती हो कि आपकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, जहाँ पर आपकी बेटी को किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। लेकिन कहते हैं ना, हलवे में चीनी जितनी डालोगे हलवा उतना मीठा लगेगा। ठीक उसी तरह जैसे आपकी बेटी है, उसे कोई अच्छा घर मिलने वाला तो है नहीं। बहू तुझे शर्म नहीं आती क्या, अपनी ही नंद के बारे में ऐसी बातें बोलती है। अरे भाभी तो मान सम्मान होती है, और तू मेरी बेटी के लिए इतने बुरे बुरे शब्द का इस्तेमाल कर रही है। अगर कल को मैं मर जाती हूँ या मुझे कुछ हो जाता है तो तू मेरी बेटी का क्या ही ध्यान रखेगी। तू तो ऐसे ही मेरी बेटी को ताने दे दे के मार देगी। देखो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी ननन की शादी हो जाए, इसीलिए जो भी लूला लंगड़ा मिले उससे शादी करवा दो, क्योंकि कोमल ना बहुत ज्यादा काली है हमारी, और सच्चाई यही है कि कोमल को कोई भी कालिया ही मिलेगा। कहते हैं सब्र करो, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए, और तेरे कहने से मेरी बेटी की शादी किसी भी ऐसे वैसे से हो जाएगी क्या पता भगवान ने उसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो। अब हर किसी की किस्मत मेरी तरह थोड़ी होती है। तू कोई नीता अंबानी है क्या, जो तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कोमल को देखने के लिए एक लड़का अपनी पूरी फैमिली के साथ घर आता है। जैसे ही कोमल चाय नाश्ता लेकर जाती है, लड़का और उसकी फैमिली दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका काला रंग देखकर हर कोई उससे शादी करने से मना कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल और उसकी माँ दोनों उदास हो जाती हैं और एक दिन कोमल अपनी माँ को समझाते हुए बोलती है, अरे माँ तुम क्यों टेंशन लेती हो, भगवान ने
सबकी जोड़ी बनाकर भेजिए और जिस दिन वो चाहेंगे कि मेरी शादी हो जाए उस दिन अचानक मेरी शादी हो जाएगी। और वैसे भी टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। मैं तो कहती हूँ इन चीज़ों को भी एंजॉय करो, क्योंकि हम दोनों को एक साथ समय बिताने का मौका जो मिल रहा है ना। बेटा बात तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी बेटी समय रहते विदा हो जाए, और मेरी भी यही ख्वाहिश है। बाकी तो भगवान ही जाने वो समय कब आएगा। खैर ये सब छोड़ो और अपनी भाभी के साथ जरा मार्केट चली जा। ऐसे ही दोनों नंद भाभी मार्केट जा रही थी, तभी रास्ते में एक चमचमाती बड़ी सी कार आती है और उस कार से नीता को थोड़ी सी टक्कर लग जाती है और नीता बिना कुछ सोचे समझे कार वाले से लड़ने लगती है। अरे अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ऐसे राह चलते किसी को भी उड़ा दोगे क्या? तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई है। तुम जैसे बिगड़े बाप की औलाद को मैं अच्छे से जानती हूँ। माँ बाप ने गाड़ी क्या दिला दी, खुद को अंबानी समझने लगे हो। तभी वो लड़का जिसका नाम अर्जुन था वो कार से बाहर आता है। अर्जुन भी दिखने में काला था और अर्जुन के काले रंग का मजाक बनाते हुए नीता उससे बोलती है, अरे ओ कलुए, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अगर गाड़ी ठीक से चलाना नहीं आता तो सड़क पर ऐसे गाड़ी लेकर निकला भी मत करो। जैसा रंग है ना वैसे ही कर्म है तुम्हारे। भाभी ये क्या तरीका है? आप किसी को भी उसके राइम के लिए इस तरह सुनाओगी क्या? और सच बताऊं तो गलती आपकी। वो बिल्कुल सही जा रहे थे, आप ही गलत साइड से चला रही थी जिस वजह से आपको टक्कर लगी। और ये छोटी मोटी एक्सीडेंट तो होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को उसके रंग के लिए ताने दोगी। हाँ काफी समझदार हो आप, लेकिन आपके साथ ही ये जो बैल बुद्धि है ना, इससे भी थोड़ी सी अकल मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा इसका। खैर मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता। बाकी आप सच में बहुत अच्छी हैं और बहुत खूबसूरत हैं। देखो मैं अपनी भाभी की तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे ओ कल्लू माई, तू मेरी ननंद है या फिर इसकी? अरे लड़का देखा नहीं कि मन में लड्डू फूटना शुरू हो गए तुम्हारे? अरे इसीलिए तो तुम्हारी शादी नहीं हुई। एक तो तुम्हारा रंग ऐसा है, ऊपर से लड़के देखते ही तुम्हारा मन डोल जाता है। भाभी लिमिट में बात करो, मैं यहाँ इंसानियत की बात कर रही हूँ। मेरी आदत तुम्हारी तरह नहीं है कि मैं रंग रूप देखकर इंसान से बात करूँ। इस तरह से नीता और कोमल थोड़ी देर बाद घर आ जाती हैं। नीता और कोमल से नाराज हो जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं। नीता अपनी नंद से बातचीत करना ही बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन अर्जुन कोमल के घर पर उसका रिश्ता लेकर आता है और कोमल की माँ से कहता है, नमस्ते आंटी, दरअसल मैं आपकी बेटी को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी बेटी ना मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं पहली बार ही उससे रास्ते में मिला था और उसी दिन समझ गया था कि आपकी बेटी मन की बहुत अच्छी है। आसपास के लोगों से पूछ कर मैं आपके घर आया हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ? अरे भाई तुम कौन हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं पता हमें तुम्हारे बारे में। आंटी जी इतना ध्यान रखना कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। दरअसल इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आदमी हूँ मैं, और इस शहर में ही नहीं बल्कि ऐसे कई अलग अलग शहर हैं जहाँ पर मेरा बिजनेस चलता है। और मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं ना गोरी चमड़ी वाली लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसी लड़कियों को अपने रंग को लेकर, खूबसूरती को लेकर बहुत घमंड होता है। इसलिए मैं चाहता था कि मेरी होने वाली बीवी मेरी तरह ही दिखाई दे। इसलिए जब मैं आपकी बेटी से पहली बार मिला था तब मैं समझ गया था कि यही मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि उस समय उसने सही का साथ दिया था, ना कि अपनी भाभी का। तभी वहाँ पर नीता और कोमल आती हैं। वो सभी आपस में सारी बातें करने लगती हैं। तब जाकर नीता को पता चलता है कि अर्जुन एक करोड़पति है और वो करोड़पति उसी के घर उसकी काली नंद के लिए रिश्ता लेकर आया है। ये देखकर नीता को बहुत जलन होती है और वो कहती है, अरे माँ जी, इस लड़के से ना हम अपनी कोमल की शादी नहीं कराएंगे। अरे ये करोड़पति है, आगे जाकर क्या पता हमारी कोमल को छोड़ वोड़ दे। और वैसे भी इतनी जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ। ज्यादा बड़े बड़े सपने देखते हैं तो एक दिन सपना टूट जाता है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और रही बात मेरी बेटी की शादी की, तो तुम्हें मेरी बेटी की शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी की शादी अर्जुन से ही होगी। कोमल भी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दोनों परिवार वालों की आपसी सहमति से कोमल और अर्जुन की बड़ी धूमधाम से एक आलीशान तरीके से शादी हो जाती है और नीता देखती रह जाती है। किशन एक किसान था और वो काफी गरीब था, पर फिर भी उसने कई सारी जमीनें किराए पर ली हुई थी और उन्हीं पर वो खेती किया करता था और फसल भी काफी अच्छी हो रही थी, जिस वजह से किशन की पत्नी राधा को भी उसकी मदद करवानी पड़ती है। ऐसे ही एक दिन, राधा मुझे खेत पर जाने के लिए लेट हो रहा है। आज खेत में मुझे धान लगाना है। तुम दोपहर को मेरा खाना बनाकर खेत में ही ले आना।
बस किशन जी, बहुत हुआ। अब मेरी बस की नहीं है खेत पर जाकर काम करना, ऑफिस से घर पर आकर काम करना, अंदर बाहर आगे पीछे हर समय मैं थक चुकी हूँ काम कर करके। अगर इतनी ही भूख लगे तो खुद आ जाना दोपहर में खाना खाने के लिए। हाँ। अरे नाराज क्यों होती हो? मैं खुद आ जाऊंगा दोपहर में खाना खाने, अब तो ठीक है। इस तरह से किशन खेत में काम करने के लिए चला जाता है और राधा घर का सारा काम ऐसे ही छोड़कर सो जाती है। दोपहर को जब किशन घर आता है तो वो देखता है कि राधा आराम से सो रही है और उसने कोई काम नहीं किया। अरे राधा, तुमने अब तक घर का काम नहीं किया और ना ही खाना बनाया है। सुबह से दोपहर हो गई, मैं सुबह भी खाकर नहीं गया था। मुझे बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से खाना बना दो। देखिए किशन जी, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी मैं आपसे ज्यादा काम करती हूँ, इसीलिए एक दिन आप खुद खाना बना लो और मुझे आराम करने दो। और हाँ, मेरे लिए भी खाना बना देना। इस तरह से राधा सो जाती है। अब ये सिलसिला इसी तरह से जारी हो जाता है और अब किशन को ही घर का और बाहर का काम संभालना पड़ता है। समय के साथ राधा के अंदर आलस भी बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन राधा, तुम बहुत आलसी हो चुकी हो। मैं अकेला इंसान इतना सब कुछ कैसे संभालूंगा? आप बोलना क्या चाहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती? अगर ऐसे ही है तो दूसरी बीवी ले आओ, अपने आप पता चल जाएगा कि आपको कितनी अच्छी बीवी मिली है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा और तुम देखना कि कैसे मेरी दूसरी बीवी मेरा ख्याल रखेगी। फिर मत कहना कि मेरे लिए सौतन ले आए। अरे भला मुझे क्यों परेशानी होगी मेरी सौतन आएगी तो? बल्कि मैं तो खुश होंगी सौतन के नाम पर कि मेरे घर में नौकरानी आ गई और ये सारा काम कर लेगी। मैं तो खुश हूँ। जाओ जाओ, ले आओ मेरी सौतन। राधा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि किशन दूसरी शादी करने वाला है। बहुत जल्द किशन दूसरी शादी कर लेता है, ये सोचकर कि उसकी दूसरी बीवी उसका बहुत ख्याल रखेगी। और कुछ दिनों तक ऐसा होता ही है। पर जब इसकी दूसरी बीवी अंकिता अभी घर का काम करके थक जाती है तो राधा को देखकर वो भी आलसी बनने लगती है और उसका आलस से एक दिन किशन अंकिता से बोलता है, अगर मुझे पता होता कि मेरी दूसरी बीवी भी पहली बीवी की तरह बनेगी तो मैं दूसरी शादी कभी नहीं करता। मैंने सोचा था कि शायद तुम मेरा ख्याल रखोगी, पर आज मैं समझ चुका हूँ कि बीवियां अपने पति का ख्याल नहीं रखती बल्कि उनका दिमाग खाती हैं। इस तरह से किशन बिना कुछ खाए वहाँ से चला जाता है। अंकिता को किशन की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो घर में बैठकर रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर राधा आराम से सो रही होती है और रोती हुई अंकिता घर का सारा काम करती है। अंकिता काफी थक चुकी होती है। अब उसे खाना लेकर खेत भी जाना था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर फिर भी जैसे तैसे अंकिता हिम्मत करती है और जैसे ही घर से बाहर निकलती है कि तभी वहाँ एक बुढ़िया आ जाती है। अरे बेटा, मुझ भूखी को कुछ खाने को दे दो, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। माँ जी, मैं आपको खाना दे देती, लेकिन ये खाना लेकर मुझे सबसे पहले अपने पति के पास जाना है और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मैं दोबारा घर के अंदर जाकर आपके लिए खाना नहीं निकाल सकती। बेटा, लगता है तुम घर के और खेत के काम से काफी परेशान हो चुकी हो। अगर तुम्हारे हाथ लंबे हो जाए तो कैसा रहेगा? अगर मेरे दोनों हाथ लंबे हो जाए तो मैं एक जगह बैठे बैठे ही घर का सारा काम कर लूंगी, किशन जी की मदद भी कर लूंगी, लेकिन अब ये हाथ लंबे थोड़ी ना हो सकते हैं। बेटा, तुम मुझ बुढ़िया का पेट भर दो, फिर देखना इस बुढ़िया के आशीर्वाद का कमाल। अब अंकिता अपना आलस छोड़कर उस बुढ़िया को खाना खिलाती है और बदले में वो बुढ़िया अंकिता को लंबे हाथों का आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। अपने लंबे हाथ देखकर अंकिता बहुत खुश होती है और घर में जाकर अपनी सौतन राधा को दिखाती है। देख रही हो ना दीदी, मेरे लंबे हाथ, देखना अब कभी भी किशन जी मुझसे नाराज नहीं होंगे और मैं एक जगह बैठे बैठे ही घर का सारा काम चुटकियों में कर लूंगी इन लंबे हाथों की मदद से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं बस पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहूंगी और काम खत्म करने के बाद तुम मेरा सर भी दबा देना। हाँ हाँ दीदी, अब तो मैं घर के सारे काम कर दिया करूंगी, आखिर मेरे हाथ लंबे जो हो चुके हैं। इस तरह से अंकिता अपने लंबे हाथों की मदद से घर का सारा काम कर लेती है और खुशी में अंकिता भूल जाती है कि वो किशन के लिए खाना नहीं लेकर गई।
रात को जब किशन घर आता है तो वो चिल्लाने लगता है और जैसे ही अंकिता के लंबे हाथ देखता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। क्या हुआ किशन जी, मेरी सौतन के लंबे हाथ देखकर आप डर गए क्या? अरे ये उस बुढ़िया के आशीर्वाद का कमाल है। अब देखो कैसे मेरी सौतन लंबे हाथों की मदद से सारे काम कर दिया करेगी। अब मुझे और मेरी सौतन को आपकी रोज की चिकचिकबाजी से छुट्टी मिलेगी। हाँ, अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब अंकिता अपने लंबे हाथों की मदद से घर के सारे काम करती है और बहुत जल्द अंकिता को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। राधा, देखो तुमने बहुत आराम कर लिया है, पर अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने लंबे हाथ वाली सौतन की मदद करो। अब वो माँ बनने वाली है, अब उसे आराम की जरूरत है। कुछ दिन तुम काम कर लेना। अरे किशन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी जगह बैठे बैठे ही घर का सारा काम कर लेती हूँ, इसीलिए आप दीदी को परेशान मत करो। दीदी और आप हमेशा की तरह आराम करो। इस तरह से हमेशा की तरह अंकिता बैठे बैठे अपने लंबे हाथों की मदद से सारा काम बड़े ही आराम से कर लेती है और देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और अंकिता एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है। पर लंबे हाथ होने की वजह से अंकिता अपनी बच्ची को ना तो दूध पिला पाती है ना ही गोद में लेकर खिला पाती है। किशन जी, दीदी देखो ना, लंबे हाथों की वजह से मैं अपनी बच्ची को सही से ना ही गोद ले पा रही हूँ और ना ही उसे दूध पिला पा रही हूँ। अगर इन लंबे हाथों की वजह से मेरी बच्ची दुख में रहेगी तो क्या फायदा इन हाथों का। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लंबे हाथ। इस तरह से लाचार अंकिता अपने लंबे हाथों की वजह से अपनी बच्ची को सही से प्यार भी नहीं कर पाती और सारा प्यार उस बच्ची को राधा देती है। कुछ दिनों बाद वही बुढ़िया दोबारा किशन के घर आती है। उस बुढ़िया को देखते ही अंकिता फूट फूट कर रोने लगती है। अम्मा, मुझे लंबे हाथ नहीं चाहिए। इन लंबे हाथों की वजह से मैं अपना सारा काम तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्ची को बिल्कुल भी प्यार नहीं दे पा रही। लगता है अब तुम दोनों को समझ आ गया है कि आलस करना कितनी बुरी चीज है और भगवान हमें जो देता है बहुत ही सोच समझ कर देता है। अगर उन्होंने हमें 2 हाथ दिए हैं तो इसके पीछे कारण है, कारण। पर कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम दोनों ही अब आलस त्यागना चाहती हो और अंकिता तुम अपने पहले जैसे हाथ चाहती हो। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे हाथ फिर से पहले की तरह हो जाए। और मैं यही देखने के लिए आई थी कि तुम्हें अकल आई या नहीं। इस तरह से अंकिता के हाथ फिर से पहले की तरह हो जाते हैं और बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद राधा अपनी सौतन अंकिता के साथ मिलकर काम करने लगती है और वो दोनों अपना सारा आलस त्याग देती हैं।